जय हिंद। इस समय आप देख रहे हैं एग्जाम हलचल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो प्रश्न आपके मन में रहते हैं उसके बारे में। यहां पर आप देख रहे होंगे FAQ1 सवाल आपके जवाब यूपी ट्रिपल एससी के। तो आपके जो सवाल यूपी ट्रिपल एससी से रहते हैं आपके मन में, उसका जवाब इस वीडियो में आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उसका क्या जवाब होता है, ये आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित पदों का चयन हेतु FAQ का मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर, वह प्रश्न। तो अब यहाँ पर जो सवाल जनरली रहते हैं लोगों के मन में यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है लोगों के मन में रहता है कि क्या मैं एक बार में ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता हूं? तो यहाँ पर जवाब है यूपी ट्रिपल एससी का, हाँ, आप एक बार में ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, जिसके निम्नवत पांच चरण है। और ये 5 चरण कौन कौन से हैं? कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, और इसके बाद है आगे आप देखेंगे 4 नंबर में है कि फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। इसके बाद अगला है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ये 5 प्रक्रियाएं होती है। अगला जो प्रश्न लोगों के मन में ज्यादातर उठता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका जवाब क्या है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। यदि प्रश्न आपके मन में उठता है कि अगर आवेदन पत्र भरते समय किसी चरण के दौरान आवेदन पत्र अधूरा छूट जाता है, तो इसके बारे में यूपी ट्रिपल एससी का क्या करना है। आयोग की वेबसाइट पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत आवेदक संबंधित बटन पर क्लिक कर अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। यह सेगमेंट संबंधित विज्ञापन के लिए उस विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरते हैं तो ये सवाल और जवाब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, इससे संबंधित सारे जवाब आपके मिलेंगे। अगला प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि क्या फॉर्म सबमिट करने के बाद डाटा में किसी प्रकार का सुधार संभव है? तो यहाँ पर जवाब है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करने एवं अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा अंतिम तिथि के बाद अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर एक बार अपने फॉर्म में संशोधन कर सकता है। 1 सप्ताह के भीतर दोस्तों। अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म सबमिट करने के उपरांत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर तथा कैटेगरी में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। देखिए, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर में, कैटेगरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 जो लोगों के मन में रहता है कि क्या कैटेगरी में कोई बदलाव किया जा सकता है? यहाँ पर जवाब है यूपी ट्रिपल एससी का, यदि अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है, इस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी फीस जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है। अब अगला प्रश्न है लोगों के मन में जो बना रहता है, यहाँ पर देखिए एक बात और है। प्रश्न नंबर 4 का जो जवाब है शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपना कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है। अब प्रश्न नंबर 5 है लोगों के मन में ज्यादातर सवाल रहते हैं कि फाइनली सबमिट फॉर्म में संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? तो ये है अभ्यर्थी वेबसाइट uptplsc.gov.in में मुख्य पृष्ठ पर मोटिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर एक OTP 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फॉर्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फाइल को संशोधित कर सकता है, परंतु यह अपना रजिस्ट्रेशन, देखिए इसमें क्या क्या नहीं चेंज हो सकता है, परंतु वह अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार तथा कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है। देखिए, ये फाइनली सबमिट फॉर्म के लिए ये नियम है। अब अगला प्रश्न जो लोगों के मन में रहता है वो है कि मैं फाइनली सबमिट फॉर्म में कितनी बार संशोधन कर सकता हूं? तो अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह के अंदर केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है। अगला प्रश्न जो लोगों के मन में रहता है कि मैंने फॉर्म भरकर फीस जमा कर दी है परंतु अपने फॉर्म में संशोधन अथवा फॉर्म का प्रिंट नहीं ले पा रहा हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। यदि अभ्यर्थी के द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है तो आप आयोग की वेबसाइट uptplsc.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन सेगमेंट में दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि के 1 सप्ताह के बाद तक किसी भी दशा में अवश्य प्रिंट कर लें। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि के 1 सप्ताह के भीतर तक ही अनुमन्य होगा। और इसके बाद जो अगला प्रश्न लोगों के मन में उठता है यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित, वो ये है कि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूं, क्या मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर जवाब है आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, परंतु ऐसे अभ्यर्थी को लंबवत अथवा क्षैतिज आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं है। अगला प्रश्न जो लोगों के मन में रहता है कि डोमिसाइल में नो करने पर श्रेणी में केवल जनरल ही प्रदर्शित होता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जवाब है यूपी ट्रिपल एससी का कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। डोमिसाइल में नो होने की अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का लंबवत अथवा क्षैतिज आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा, अतः केवल जनरल ही प्रदर्शित होगा। अगला प्रश्न जो लोगों के मन में रहता है
ये है फॉर्म भरने से पूर्व क्या तैयारी करें। तो जवाब है फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने सर्टिफिकेट मार्कशीट अवश्य रख लें ताकि वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में वांछित सूचना भर सके। साथ ही निर्धारित फॉर्मेट में फोटो तथा हस्ताक्षर अवश्य स्कैन करके रख लें। अगला प्रश्न है फोटो तथा हस्ताक्षर किस फॉर्मेट में तथा कितने आकार में स्कैन करें। यदि यूपीटीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थी अपना 3.5 सेमी चौड़ा व 4.5 सेमी लंबा रंगीन फोटोग्राफ हस्ताक्षर सहित जेपीई, जेपीईजी, जेपीजी प्रारूप में भरेगा। देखिए जेपीजी प्रारूप में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार 0.5 केबी तथा अधिकतम आकार 0.30 केबी से कम होना चाहिए। हस्ताक्षर 1.5 सेमी लंबा तथा 3.5 सेमी चौड़ा होना चाहिए। अगला जो प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के समय क्या क्या सावधानी बरते। तो इसका जवाब है अभ्यर्थी सबसे पहले विज्ञप्ति आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश का विधिवत अध्ययन कर ले तथा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सिटीजन, जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी तथा जन्मतिथि आदि सही भरें। अगला प्रश्न है लोगों के मन में जो ज्यादातर रहता है कि अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान किस प्रकार करें। तो अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग तथा या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकता है। अन्यथा अन्य किसी माध्यम से किए गए शुल्क का भुगतान मान्य नहीं है। अगला जो प्रश्न लोगों के मन में रहता है यह है मैंने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या ई चालान में से किसी एक माध्यम से निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया। मुझे ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त हो गई है परंतु सिस्टम ने मुझे शुल्क का सफल भुगतान करने के उपरांत स्वतः अगले पेज पर डायरेक्ट नहीं किया। मैं क्या करूं। तो यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आपको क्या करना है। कभी कभी ऐसा सिस्टम पर अधिक लोड होने के कारण हो जाता है। इस अवस्था में आप वेबसाइट uptpsc.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन सेगमेंट में दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरांत तुरंत फॉर्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं। तो अब अगला जो प्रश्न लोगों के मन में रहता है तो ये है ओबीसी, एससी, एसटी का प्रमाण पत्र किस अवधि का निर्गत होना चाहिए। तो यहाँ पर जवाब है यूपीटीपीएससी का ओबीसी, एससी, एसटी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और इसके बाद अगला जो सवाल रहता है लोगों के मन में, केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर निर्गत श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र अनुमन्य है कि नहीं। तो यहाँ पर जवाब है नहीं। देखिए यहाँ पर जवाब है यूपीटीपीएससी का कि नहीं, केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर निर्गत श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र अनुमन्य नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप पर निर्गत श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र अनुमन्य है। अगला जो प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि मैंने जिस बोर्ड से परीक्षा पास की है उसका नाम ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं है, मैं क्या करूं। तो इसका जवाब यूपीटीपीएससी द्वारा दिया जाता है कि ड्रॉप डाउन मेनू में सबसे नीचे ऑप्शन अदर बोर्ड दिया हुआ है, आप उसका चयन करें तथा अपने बोर्ड का नाम टाइप करें। अगला जो सवाल लोगों के मन में रहता है यूपीटीपीएससी से संबंधित यह रहता है कि वह फोटो जो अपलोड की है मुझे कब तक सुरक्षित रखनी होगी। तो इसके विषय में जवाब है परीक्षा के समय आपको यह फोटो लानी होगी व अंतिम चयन होने पर भी इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगला जो प्रश्न है डोमिसाइल प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी दें। तो यहाँ पर कहा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वे अभ्यर्थी जो चयनित होंगे वह जिन्होंने उत्तर प्रदेश का निवासी दर्शित किया है उन्हें उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। तो अब इसके आगे जो अगला प्रश्न है लोगों के मन में रहता है वो है शैक्षिक अर्हता कब तक की मान्य है, आवेदन करते समय या परीक्षा या ज्वाइनिंग के समय। तो यहाँ पर जवाब है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आवेदन प्रत्येक परिस्थिति में आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित कर लेना अनिवार्य है। यदि इसके बाद का होगा तो मान्य नहीं होगा। अगला जो सवाल आता है लोगों के मन में कि विकलांगता की कौन सी श्रेणी अनुमन्य है। तो यहाँ पर जवाब है प्रत्येक पद हेतु विभाग द्वारा विकलांगता की अलग अलग श्रेणियां अनुसूचित हैं। कृपया विकलांग अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व सुनिश्चित कर ले कि आवेदक उसी श्रेणी का है जिस श्रेणी हेतु वह पद चिन्हित है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न लोगों के मन में रहता है गलत सूचना देकर आवेदन भरने पर क्या कोई दंडात्मक प्रावधान है। तो यहाँ पर जवाब है हाँ, आपको आयोग द्वारा संबंधित परीक्षा व आयोग की अन्य सभी परीक्षाओं से 3 वर्ष के लिए डिबार किया जा सकता है। तो इस तरह से यूपीटीपीएससी से संबंधित जो सवाल आपके मन में रहते हैं उसका जवाब यूपीटीपीएससी द्वारा इस तरह से दिया गया है। इसके अब हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको सही सटीक लगी होगी। यदि जानकारी सही और सटीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।